अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जो कारोबार का मनफी दिन करार दिया जा सकता है। इंडेक्स 819 पॉइंट्स आज भी गिर गया रुपए के मुकाबले में, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है। मौसमी माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया है। अब मसला यह है कि पेट्रोलियम कीमतें अगर ना बढ़ाई गई तो डॉलर की कीमतें भी मजीद ऊपर जाएंगी और फिर महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ तो बात की जा रही है कि शायद इस तरह की खतरनाक सूरत हाल आ गई है माशी हवाले से कि डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान खुदा न खास्ता चला जाएगा। लेकिन जो माशी माहिरीन है उनके मुताबिक डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान नहीं जा रहा, ख़तरा नहीं है, लेकिन सख्त फैसले इस गवर्नमेंट को करने होंगे। इसी पर हम बात करें। नदीम मौलवी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सबसे पहले तो कि बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सर इंडेक्स आज भी 819 पॉइंट्स गिर गया, तो क्या कहेंगे? स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल नीचे की जानिब आ रहा है जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, जबकि कहा तो ये गया था कि जी ये कारोबारी लोग हैं और ये बेहतर जानते हैं। पहले भी मियाँ साहब ने मियाँ साहब के दौर में स्टॉक एक्सचेंज 50+ हो गई थी। अब सर नीचे जाने की क्या वजूहत है? सबसे पहली बात तो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को लें और स्टैटिस्टिक को लें तो स्टॉक मार्केट नीचे नहीं गई है। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं। जी 18 अगस्त को सन 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और उस दिन मार्केट जो है 42,446 पे थी। ठीक है जनाब। और 42,446 से इन्होंने तकरीबन 4 सालों में मार्केट को लेके गए 44,446, यानी 4 सालों में 1900 पॉइंट के करीब, बल्कि एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ, 1998 चले। 1998 ठीक, बिल्कुल। ऊपर चले गई। ठीक है, 4 साल में 1998। अब हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली और मार्केट उस वक्त थी जनाब 44,444। उसके बाद मार्केट गई है 46,484 पे। उसका मतलब यह है कि मार्केट को ऊपर लेके गए शहबाज शरीफ साहब एक महीने में 2040 पे, जबकि इमरान खान साहब 4 सालों में 1998 पे लेके गए। तो अब मार्केट, तो मैं समझता हूं कि यहां तक अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 4 सालों में और आज तक, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर मैं वही बात कहूंगा कि मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है, और उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे जरूर और आपको बताएंगे कि सन 2018 से लेके अभी तक मईशत जहां नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे आज भी वहीं पर है। अच्छा, इससे पहले नहीं कि मैं सर, वो बातें आपको, मियाँ साहब जो छोड़कर गए थे उस जमाने में तो सर 50+ भी हुआ था मियाँ साहब के दौर में। देखें, हम बात कर रहे हैं उस दिन से जिस दिन से इमरान खान साहब ने लिया, ताकि वो ये ना कहें कि जनाब हमें तो मईशत जो है ना बिल्कुल खराब हालत में मिली थी। ठीक है, ताकि हम उनको एक्सक्यूज नहीं अच्छा, दे लेकिन रहे। हम कह रहे हैं कि लेकिन नदीम मौलवी साहब, लेकिन इस पर तो आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की आपने जो कैलकुलेशन बताई हमें, लेकिन बाकी चीजें जी फिर हम काउंट करें इससे कि डॉलर कहाँ था, महंगाई कहाँ थी, तो फिर तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है बीच में हमें। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं जनाब। आप जीडीपी रेट से पाकिस्तान की तरक्की या किसी भी मईशत की आप जो गेजिंग करते हैं वो जीडीपी रेट से करते हैं। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की जीडीपी थी 314.6, आज पाकिस्तान की जीडीपी है 292, यानी कि 4.4 माइनस हुई है जीडीपी इन 4 सालों में। अब आइए बात करते हैं कि जनाब हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा कितना चढ़ा। पहले सन 2018 में एक पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था 1,20,000 रुपए। आज हर पाकिस्तानी पे कर्जा चढ़ा हुआ है 1,80,000 रुपए। अब आप बात करेंगे कि जनाब के किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है कर्जे लिए गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था जनाब ये कर्जों का बोझ है जिसकी वजह से मईशत जो है डाउन हुई है। तो जनाब जब नवाज शरीफ साहब ने अच्छा, हुकूमत नहीं छोड़ी थी, सर, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी देख लीजिए स्टॉक से नीचे आई है, कारोबारी अफराद का रुपया डूब गया और इसीलिए सरमायाकारी करने से कतरा रहे हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, सरमायाकार जो लोग हैं। इससे भी आप, इसका मतलब मुत्तफिक नहीं है इस बात से आप? मैं क्या, फिगर खुद बता रही है कि अभी तक तो 5% भी मार्केट ने डिप नहीं लिया है। और आप जहन में रखें 46,484 पे, दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है 2000 पॉइंट
एक माह के अंदर, तो मार्केट जरूर डिप लेती है, करेक्शन लेती है। और दुनिया का उसूल है स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक मार्केट के डिप को कहा जाता है 5% और करेक्शन को कहा जाता है 10%। तो आज मार्केट जो इतना शोर मचा रही है तमाम मीडिया, मैं दरखास्त करूंगा कि जरा कैलकुलेशन कर ले, तो 4% भी मार्केट नीचे नहीं आई है, जिसे हम मार्केट के जो स्टॉक के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक के कुछ रूल्स होते हैं। स्टॉक के हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाती है, तो मार्केट को जब हम कहते हैं कि मार्केट ने डिप लिया, तो इट्स अ हेल्दी साइन। एंड अगर करेक्शन लिया, तब हम कहते हैं इट्स अ गुड साइन। मगर करेक्शन अगर लेने के बाद भी नीचे चले जाती है, तब हम कहते हैं कि मार्केट इज स्लाइडिंग डाउन। तो अब तो हम करेक्शन तक तो पहुंचे भी नहीं है, जो इतना हंगामा हो रहा है। आप देख लें, सीधी अच्छा, सीधी बात क्योंकि है। जिन्होंने सरमायाकारी की है ना नजीम साहब, तवक्को कीजिएगा, जिशान मर्चेंट साहब भी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। क्या कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 819 पॉइंट गिर गया, लेकिन नदीम मौलवी साहब भी जाहिर है सख्त तवील तजर्बा है इनका, और ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आई। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, बात ये है कि जो ये इस वक्त जितनी भी मार्केट में जो चेंजेस या जो हमें नजर आ रही हैं, वो सिर्फ मेजर उसका मेन रीजन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और नंबर अगर आप उसको कैटेगराइज करना चाहें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मैं सबसे नंबर 1 पे रेट करूंगा। उसके बाद जो ये जो डॉलर का जो प्राइस जो जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है वो नंबर 2 है। और इसी तरीके से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है जो स्टेट बैंक ने, वो तीसरी रीजन है। क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोगों को इजी मनी जो है वो रेंट सीकिंग लोग करना शुरू करते हैं। सर बिल्कुल, पिछले 20 साल की मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इस वक्त शरह सूद है। जी, इस वक्त ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी मेन जगह, जब भी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो उससे इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, और जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर भी आता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो डे ट्रेडर्स या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बैंकों में पैसा रखकर वहां से इंटरेस्ट रिसीव करने में, क्योंकि वो सर्टेन गारंटीड रिटर्न होता है। और स्टॉक मार्केट चूंकि सेंटिमेंट्स पर रन करती है, वोलेटाइल होती है, और जो भी करंट सिनेरियो होता है उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। इस वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बेहतर जो है वो रेंट में रखते हैं, यानी रेंट सीकिंग करते हैं। जिसकी वजह से जो है ये जो आजकल की जो एक सिचुएशन हुई है स्टॉक मार्केट में, वो हम देख रहे हैं कि ये बतदरीज नीचे आती चली जा रही है। और ये मेरे ख्याल से तकरीबन 7% जो है अपने लास्ट जो हाईएस्ट था उससे नीचे आ चुकी है स्टॉक मार्केट। अच्छा, उससे आ चुकी है, लेकिन ये अगर हम कहें कि जी पिछले इस गवर्नमेंट को, नई हुकूमत को तकरीबन कोई 5 हफ्ते हुए हैं, इन 5 हफ्तों में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जिसको हम कहें कि जी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट नीचे आ गई और अब पैसा डूब गया सरमायाकारों का? नहीं, देखें, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में फर्क तो पड़ा है ना, यानी हजारों पॉइंट्स नीचे आ गई है स्टॉक मार्केट। तो आज मैं कहीं देख रहा था कि 236 बिलियन रुपीस जो है स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं। तो इसका मकसद ये है कि जिन्होंने पैसा लगाया था उनका पैसा तो डूब गया, या जो डे ट्रेडर था उसका तो पैसा डूब गया, वो तो बिल्कुल वाइप ऑफ हो गया। अच्छा, नहीं टेक्निकल सर एक तो कीजिएगा, मैं नदीम मौलवी साहब टेक्निकली आप जो बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के लिहाज से, ये जो पैसा डूबा और निकाल लिया गया, आदम एतमाद, सर फिर इसका मतलब नुकसान तो हुआ ना सर? फिर मैं आपको बताता हूं किन लोगों का नुकसान हुआ। जनाब, मुझे जितने भी जो लोग डूबे हैं, वो डूबे हैं जी जो प्रिडिक्शंस के ऊपर जो शेयर चलते हैं, जो सेंटिमेंट्स वाले शेयर चलते हैं, जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं थे, वो शेयर्स के अंदर आप देखेंगे 80%, 100%, जो 1600% ऊपर गए थे। मैं मिसाल दे रहा हूं, टेली शेयर की आप बात करते हैं, जो शेयर 1 रुपए का था उसे 20 रुपए पे ले जाया गया, और 20 रुपए से वापस जब वो 10 रुपए पे आएगा तो डूबेगा। अब आप मुझे बताइए कि टेक्निकली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंडेक्स की हम गेजिंग करते हैं, हम हैवी वेट्स की गेजिंग करते हैं, हम उन शेयर्स की बात नहीं करते हैं जो स्पेकुलेशंस पे चल रहे होते हैं। फिर स्पेकुलेशंस के हिसाब से लोग कहते हैं हम डूब गए। मुझे ये बताइए कि इंडेक्स जो है सन 2018 में और अभी में कितने हजार का फर्क है? मुझे ये बताइए कि आज मार्केट कितने % नीचे गई है? देखिए, मार्केट में क्योस पैदा किया जा रहा है, और अनप्रोफेशनल लोग जो होते हैं, खास तौर पे जिनको पता नहीं होता है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अगर मुझे बता दे दुनिया भर में कहीं पे भी
4% करेक्शन या 4% डिप के ऊपर कभी दुनिया में कहा गया है कि मार्केट क्रैश हो गई है? नहीं। और देखें, बात हम करते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त 1 महीना हुआ है इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं इस किस्म के लोगों को, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता होता कि मार्केट के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं अजम्पशंस पे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं तो फिगर्स दे रहा हूं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बात कर रहे थे मर्चेंट साहब भी कि जी सरमाया तो फिर निकाल रहे हैं ना लोग, फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों सरमाया कारी करने के बजाय निकाल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से? देखिए, सरमायाकारी जो है ना निकल नहीं रही है। सरमायाकारी में लॉसेस जरूर हो रहे हैं। जो लोगों ने स्पेकुलेशंस पे एक जमाने में मार्केट चली है, मैं चाहूंगा इसकी तहकीकात हो कि जनाब वो 1 रुपए वाले शेयर 20 रुपए में कैसे हो गए, और जो 20 रुपए के शेयर थे वो 200 रुपए तक कहां तक चले गए, और जब वो 200 रुपए वाले शेयर जब आज 70 रुपए पे पहुंचे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम डूब गए। मगर वो 70 रुपए तक कैसे पहुंचे? क्या वो मार्केट इंडेक्स थी या वो उन शेयरों के सेंटिमेंट्स थे? क्योंकि सेंटिमेंट्स की कोई गेजिंग नहीं होती, मगर स्टॉक मार्केट की गेजिंग होती है। हम कहते हैं मईशत की अक्कासी करती है स्टॉक मार्केट। इसलिए सन 2018 में जो पोजीशन थी आज भी उसी पोजीशन पे आके उसी खड़ी हो पोजीशन गई। में है। यानी कि खान साहब जहां से शुरू किया था इंसान मर्चेंट साहब, वो कहते हैं जी वहीं तक आज भी मौजूद है। 42,000 से बात शुरू हुई और 44 तक पहुंची, और 44 से अब भी देख लीजिए अप एंड डाउन हल्का फुल्का ही आ रहा है। वो कह रहे हैं खास तो फर्क नहीं पड़ा जिसकी वजह से, लेकिन शोर गवर्नमेंट की तरफ या मौजूदा हुकूमत की तरफ तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है कि 1 महीने में ही जनाब इन्होंने तो तवा बर्बाद कर दिया मैशत को। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, बात ये है कि अभी हम ही सारे लोग कह रहे थे कि 900 बिलियन रुपीस का कंपनीज ने जो है वो प्रॉफिट कमाया है, और अभी हम ही ये कह रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी जो है वो प्रोडक्शन और सेल्स बड़ी जबरदस्त हो रही है। ये जो मार्केट गिरी है, ये मैं समझता हूँ कि ये टेम्परेरी गिरी है, और इसकी गिरने की सबसे मेन वजह यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डिसीजन मेकिंग मिसिंग हो रही है। आप ये समझे, आप ये देखें ना, मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि जी 500 रुपए का शेयर अभी 50 रुपए का मिल रहा है तो लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद लोगों ने यकीनन इन्वेस्ट भी किया, मार्केट ऊपर भी गई शुरू में, लेकिन उसके बाद आज की पोजीशन ये है कि जो है 50% शेयर जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में वो अपने 52 वीक्स के लो पे हैं। मेरे ख्याल से ये आपके जो गेस्ट हैं ये इसको कंफर्म करेंगे। और बात ये है कि मेरा ये कहना नहीं है कि डायनामिक्स बहुत खराब हो गए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल केओस है, पॉलिटिकल इल डिसीजन मेकिंग है, सब इसकी वजह से इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे आया हुआ है। इसी की वजह से जो है लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वहां से निकाली है, क्योंकि हर रोज अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो हर रोज अपनी आपको हार्ट अटैक नहीं दे सकता जिस तरीके से मार्केट हर रोज गिर रही है, जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, तो उसको अपने आप को हेज करना है कहीं ना कहीं, और वो हेजिंग इसी तरीके से करेगा कि वो उस गिरती हुई मार्केट से अपने आप को फिलहाल निकाल ले और उस तरफ चला जाए जहां पे रेंट सीकिंग उसे मिले, या वो डॉलर खरीद के डॉलर में अपने नुकसान को जो है वो कम से कम जो है वहां से कहीं ना कहीं हेज करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स या बिजनेसेस के डायनामिक्स बहुत खराब हो गए, तो आप इस चीज को बड़ा मद्देनजर रखिए कि ये जो डिप आ रहा है सर, ये 4% या 5% या 7%, ये इस वक्त एक टेम्परेरी डिप है। इनडिसाइसिवनेस है गवर्नमेंट की, जो भी 5 हफ्ते या 6 हफ्ते हुए पॉलिटिकल जो है डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जीरो पे है इस वक्त। अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन सर इसमें एक बड़ी एक अहम चीज ये भी है कि माशी जो सख्त फैसले करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का जो फैसला है, माशी माहिरीन उसमें ये कह रहे हैं कि जी अगर नहीं बढ़ाई आपने कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की तो डॉलर की कीमत मजीद बढ़ेगी। तो आप ये समझते हैं कि सही बात है, माशी माहिरीन भी इस बात दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप लोग भी मुत्तफिक हैं इस बात से कि जी बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी चाहिए, जो सब्सिडी दी जा रही है मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट। 110 और 111 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आपने मजीद इंपोर्ट करना है ऑयल तो आपको हायर प्राइस पे देना है, और दूसरी तरफ डॉलर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर डॉलर लेट से 200 रुपए का हमारा रुपी टू डॉलर कन्वर्जन है इस वक्त, जो अगर आप ओपन मार्केट से इसको देखें, और अगर वैसे भी देखते हैं तो 196 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर लें 111 रुपए पर बैरल, तो आप कहाँ बात करेंगे, तो बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका आउट हो जाएगा। हाँ, अगर जैसे इमरान खान साहब कुछ ऐसे पहले मैं सुन रहा था और कल भी सुन रहा था कि
ये कह रहे थे कि अगर रशिया से 70% या 30% 30% डिस्काउंट पे मिलता है तो उसका मकसद ये हुआ कि अगर 30% डिस्काउंट है तो अगर $111 फी बैरल है तो 30% उसका $33 होता है, और अगर आप 111 में से 33 माइनस कर लें तो राउंड अबाउट आप 85 या 87 पे पड़े होंगे। तो 87 के ऊपर आप आज भी फायदे में रह सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगेन पॉलिटिकल इंडिसिशन, पॉलिटिकल जो आपकी जो इस वक्त ठहराव है, ये उसका नुकसान है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं, और उसी की वजह से जो है ये स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल मर्चेंट साहब, बिल्कुल ठीक है। नदीम मौलवी साहब, रोकना पड़ेगा। नदीम मौलवी साहब, देखिए जनाब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट किए जा रहे, रूमर्स क्रिएट किए जा रहे मार्केट में। जैसे कि आप अब देखें, मेरे दोस्त मेहमान भी एग्री कर गए, मैं भी एग्री कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कह रहा हूं, मार्केट नहीं कोई तबाही की तरफ आई है। वो भी कह रहे हैं कि मार्केट के डायनामिक्स ऐसे हैं। ये दुनिया में जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, मगर मीडिया में एक क्योस से मचाया जा रहा है, सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि जी फला हो जाएगा, फला हो जाएगा। देखिए ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो देखें पेट्रोल की हम प्राइसेस की बात करें, जो इमरान खान की हुकूमत अगर 4 साल की हम एवरेज लेते हैं तो उनको $75 पर बैरल ऑयल के हिसाब में पड़ रही है, और यहाँ शहबाज शरीफ साहब को एक महीने में एवरेज $100 पड़ रही है। उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत वही है जो कि पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। मतलब ये प्रेशर तो है हुकूमत पे, जाहिर है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। हमें कंजम्पशंस को देखना पड़ेगा कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमारा 75% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। और रहा सवाल इमरान खान साहब ने रशिया की जो बातें कर रहे हैं, 4 सालों में अगर ईरान पाकिस्तान के साथ इन्होंने गैस पाइपलाइन को जोड़ा मुकम्मल कर लेते, बिल्कुल, तो आज वो नौबत नहीं होती। और रशिया तो आप दूर की बात कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी, मगर वो सियासी दावपेच की वजह से, कुछ ममालिक को खुश करने की वजह से हम कभी रशिया के पास की बहाना कर रहे हैं, हम ईरान जो हमारे बगल में उससे हमने कभी फायदा नहीं उठाया। तो ये सियासी बातें होती, इतना आसान नहीं है कि आप रशिया से ट्रेड कर लें, आप ईरान से ट्रेड नहीं, कर लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस पे क्या कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाई तो फिर डॉलर की कीमत तो बढ़ेगी। देखिए अगर ये पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाते हैं तो इनको इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने के लिए जो सबसे अक्लमंदी का काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, आई गिव द क्रेडिट टू शहबाज शरीफ साहब के आते के साथ, उन्होंने सबसे पहला काम किया, पावर सेक्टर की तरफ गए, क्योंकि अगर पावर होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। पावर सेक्टर को चलाने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे एलएनजी जो है इंपोर्ट की, 2 जहाज आपके आके लग गए, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया। देखें 30 डेज में आप क्रेडिट दें उस शख्स को कि जहाज भी लाके खड़े कर दिए, जहाज एलएनजी भी आ गई, और जिस क्राइसिस में इस वक्त आपको पता है पावर प्लांट्स हैं, और अगर हम उसको जो है फर्नेस ऑयल पे चलाते हैं तो आज आपको डबल ट्रिपल कीमत देनी पड़ती है इस बिजली की भी। ये एलएनजी की वजह से आपको तकरीबन 12 रुपए पर यूनिट बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पास सेविंग होगी, क्योंकि अगर आपको प्रेशर आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ से आपका इंपोर्ट बिल की, तो कम से कम दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आपकी इंडस्ट्री के लिए बिजली का, गैस के फराहमी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मजीद बिल्कुल इंडस्ट्री डेवलप वरना नहीं होगी। बहुत बकौल मर्चेंट साहब आप भी और नदीम मौलवी साहब आप भी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कार्रवाई जो मनफी की हम बात कर रहे हैं कि जी शायद सरमाया डूब गया, तो क्या माशी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ ये अल्फाज का गौर धंधा नजर आता है, इतने भी बुरे हालात नहीं हैं जितना पेश किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासी हवाले से, क्योंकि आज भी एक जलसा आम से खिताब किया है इमरान खान साहब ने, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा एक स्टेटमेंट सामने है जिसमें उन्होंने कहा हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो भीख नहीं है, तिजारत है। इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। साबिक जलसे से आम से खिताब में आज भी वही बातें दोहराई हैं इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि अमरीकी गुलामों को किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा वो कौन सा जहर है जो खाने में डाल कर दिया गया। डॉक्टर रिजवान को FIA पाँव पर खड़ा हो रहा था लेकिन उसे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा।
और ये भी उन्होंने कहा कि जी अब बहुत जल्द मैं कॉल देने वाला हूँ इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद आप सब आइएगा, और इस्लामाबाद में हमने आकर जब तक बैठे रहना है जब तक ये ऐलान नहीं कर देते कि इंतखाबात के हवाले से। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने MKM से समझौता कर लिया, हालांकि खान साहब की अपनी गवर्नमेंट भी आई तो MKM से समझौता खान साहब ने किया था, और आखिरी लम्हे तक, बल्कि लास्ट टाइम हैदराबाद तक चलकर खुद गए थे और कहा गया कि जनाब आप हमारी हुकूमत छोड़ कर ना जाएँ। लेकिन बार ये सियासत है पाकिस्तान की। जबकि आज बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने मशावरत के लिए इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है जी, और फौरी एक्शन या सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट टाइगर फोर्स बनकर उन्हें सपोर्ट करे और उन्होंने सपोर्ट नहीं की। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अली मेहदी साहब सीनियर रहनुमा है PTI के। बैरिस्टर अली मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, इस वक्त खान साहब ने आज भी जलसा आम से खिताब में यही कहा कि अमरीकी गुलामों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और साथ साथ खान साहब के हवाले से ये बड़ी अहम बात है वो सब कि जनाब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, और इस पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर ऐसी बात है तो हुकूमत की इमरान खान को अदालती कमीशन बनाने की पेशकश भी मौजूद है। अली मेहदी साहब क्या कहेंगे आप, हुकूमत अगर कह रही है कि जी अदालती कमीशन बना देते हैं अगर जान का खतरा है आपको, और उस पर फिर जिनसे खतरा है उस हवाले से तहकीकात हो जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने फिर से मुझे क्या कहते हैं याद किया। मैं बिल्कुल इमरान खान साहब ने देखें जी दो टोक अल्फाज में कौम को क्लियर बता दिया है कि ये जो माफिया है इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके सामने कोई भी आएगा ये उसको खत्म कर देंगे। इन्होंने एयान अली के जो कस्टम ऑफिसर थे उनको बेचारे को मरवा दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। इस तरीके से इन्होंने अपने सारे सबूत खत्म कराते हैं, ये लोग हर बंदे को मरवा देते हैं। FIA सर ये देखिए, ये तो फिर इल्जाम तो फिर ये भी है ना कि फराह गोगी को भगा दिया इमरान खान साहब ने, एक सबूत ना आ जाए हाथ, तो ये तो आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए जहां तक फराह गोगी का आप हाथियों का मुकाबला चूंटियों से कर रहे हैं। फराह गोगी को आप पकड़े। अच्छा हाथी और चूंटी, सर देखिए सर, एक माफिया है, एक डाकू। अली मेहदी साहब चोरी तो चोरी है, वो चाहे 1 लाख की हो या 1 अरब की, लेकिन अब जो आज खबर में पड़ रहा था बहुत ही अहम कि अब उस्मान बुजदार साहब के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है और अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम उन पर भी अब सामने आ रहे हैं। पहली बात है, इस तरीके की सारे जो इल्जामात हैं जब तक ये कोर्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं होंगे मैं इसमें कोई कमेंट उस तरीके से नहीं करना चाहता। मगर हमारी एक पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, जिसने चोरी की है जी आप उसको पकड़ें, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करें, हमारे इदारे इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा नहीं ठीक है, आपकी जो लाइन क्लियर है तो इसमें ये बात मौजूद है कि उसकी ना आप हिमायत करेंगे जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, या उसका दिफा करना शुरू कर देंगे आप? ये हमने तो कभी देखिए हमने तो अपने बड़े बड़े साथियों जिनको हमारे यहाँ ATM कहा गया, जो आज उनके साथी हैं और सब खामोश है, वो सारी माफिया के लोग, जब उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई हमारी हुकूमत थी, हमने कुछ भी नहीं किया। इसी अच्छा यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ अली मेहदी साहब के, जब ऐसी बात है और आप लोग तो जाहिर है आप खुद कह रहे हैं कि हम तो चूत चाहते हैं, अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो सबूत दें, तो फराह गोगी की सफाइयां इमरान खान साहब को नहीं देनी चाहिए ना? साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि देखिए जी फराह गोगी बेकसूर है, उसका कारोबार था, इस तरह कारोबार बढ़ गया। सारी ये सारी चीजें उन्होंने बतानी है, फराह गोगी ने कब कारोबार था, कहां से बढ़ गया, क्या कारोबार है क्या नहीं है, शोहर उनका किस पार्टी से ताल्लुक है, ससुर इनका किस पार्टी से। खान साहब कहते हुए सर आपको क्या लगता है कितने बड़ा लीडर है पार्टी पाकिस्तान के और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है? देखिए जी खान साहब ने ऐलान जिहाद कर दिया है एक जमहूरी करप्शन जो क्या करते हैं करप्शन के खिलाफ, और वो एक जमहूरी लीडर हैं और जमहूरियत के तरीके से ही वो वजीर आजम मुंतखब होते हैं, उनके मुशीर भी हैं। हो सकता है कोई एडवाइस इस तरीके से उनको मिस कर होगी हो, इस तरीके से खान साहब ने अगर किया, क्योंकि देखिए खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ना करें, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट तो करें। आपको आज तक उन्होंने ये कहीं कहा है किसी फोरम में कि आप इन्वेस्टिगेट ना करें? आप जुडिशियल कमीशन बनाने आप बनाए जुडिशियल कमीशन, फराह गोगी पे भी बना लें आप जुडिशियल कमीशन, आप अगर बुज़दार साहब पे बना देते, इन चीजों पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मगर जो ये माफिया जो जिनकी तारीख है कत्लेआम में, इन्होंने SHOs को इस्तेमाल किए, थानेदारों को इस्तेमाल करते रहे हैं, वो क्या बॉक्सर आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल करते रहे। पिछले दिनों एक और आ गए हैं अपना पुलिस ऑफिसर जो भागे हुए हैं, फिर अपनी जान बचा के मुल्क के बाहर है और जो वापस आ रहे हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ। इस तरीके के लोगों को ये सिस्टम में यूज करते रहे हैं, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। आते साथ इन्होंने सारे करप्ट लोगों के नाम ECL से निकाल दिए। आज इन्होंने इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं
जिनके खुद क्या किरदार में कन्विक्टेड और पता नहीं क्या क्या इन्होंने तमाशे तारीख में अपनी किए हुए हैं, क्रिमिनल हरकतें की हुई हैं, वो कहते हैं कि जी FIA के वारंट्स ही गलत हैं, क्या कहते हैं अपना ये नवाज शरीफ के बेटों के खिलाफ, जिनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा के आगे जिनको अपना ये बादशाह मानते हैं, जिनकी ये लोग गुलामी करते हैं, ये पूरी कौम को एक गुलाम बनाना चाह रहे हैं। हमारा ये जिहाद करप्शन के खिलाफ है। इमरान खान अच्छा, इसमें सर आपके अपने जो इत्तेहादी हैं, आज भी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने बाहर के एक नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एक बात की कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय मुखालफीन को निशाना बनाना चाहिए। तो इस पर कितना अमल होगा सर अब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब साजिश की है अमेरिका ने, इस्टेब्लिशमेंट को क्यों रोजाना अब बदनाम कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे इत्तेहादी हैं, इस बात का जवाब वो देंगे। हमारी पार्टी का स्टैंड ही यही नहीं है। हमारा स्टैंड इस तरीके, हम दोस्ती चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। हमारा इतना सा स्टैंड है कि हम दुनिया में इज्जत से अपने 22 करोड़ अवाम को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, या इस तरीके से टके टके में बेचना नहीं चाहते अपने कौम को, कौम के इंटरेस्ट। हमारी किसी अच्छा, अमेरिका ने साजिश की, अली मेहदी साहब, अमेरिका ने अगर साजिश की है तो जाहिर है आपकी गवर्नमेंट थी, शवाहिद भी होंगे आपके पास, लेकिन जब जिस मुल्क ने आपके खिलाफ साजिश की तो उस मुल्क के खिलाफ या उसके कम से कम बाहर जाकर उनके मुजाहिरा नहीं होना चाहिए कि जनाब आपके मुल्क ने देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कुछ आप लोग करते रहे हैं? भाई पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, यूरोप के हर शहर में मेरा भाई अनप्रेसिडेंटेड, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के मुजाहरे हुए हैं, एहतजाज हुए हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसमें और कौमों के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि खान साहब सर व्हाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हमारा अमेरिका के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है सर, अमेरिका के लोगों से लड़ाई नहीं, इसलिए मैंने व्हाइट हाउस का नाम दिया क्योंकि साजिश की है अमेरिकी हुकूमत ने, बाइडेन साहब की हुकूमत ने। तो अब तक व्हाइट हाउस के बाहर जाके अमेरिका मुर्दाबाद का किसी ने नारा भी नहीं लगाया और ये भी बताया भी नहीं। बाइडेन साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि सच्चे और सीधे साधे स्ट्रेट इंसान है, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं है। खान साहब के अंदर उन्होंने खुल के ट्रंप साहब की सपोर्ट का किया था, जिस वजह से बाइडेन साहब को दिल पे बहुत ज्यादा कोई चुभ गई है बात, क्योंकि डिप्लोमेटिकली क्या कहते हैं उन्होंने वो इस तरीके से दिल में रख ली बात। चलिए मैं इस पे जुल्फिकार अली बदर साहब भी मौजूद हैं, तर्जुमान बिलावल हाउस, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार अली बदर साहब, क्या कहेंगे सर कि खान साहब आज भी गर्जे बरसे और आज भी वो कह रहे हैं इस बात को, अमेरिकी गुलामों को किसी सूरत में कबूल नहीं करूंगा और वो दिन बड़ा करीब आने वाला है कि जब मैं कॉल देने वाला हूं और इस्लामाबाद की जाने फिर लाखों लोगों का समंदर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली साहब, बड़ी सीधी बात है। खान साहब तो गवर्नमेंट में आने से पहले भी यही बातें कर रहे थे, गवर्नमेंट में आने के बाद भी ये बात कर रहे हैं। हकीकत बात, सच्ची बात तो ये है कि खान साहब में ना तो अहलियत थी ना काबिलियत, और उन्होंने कार्टल्स और माफियाज के नुमाइंदों को अपने साथ कैबिनेट में रखा हुआ था, और 3.5 साल में उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिसमें मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आए। वो सुनामी के ऊपर बात करते थे, सुनामी तबाही लाती है, तो उन्होंने मुल्क के अंदर एक मुआशी तबाही लाए जिसका आज आप हालात मंजर आम पे है। बाकी गुफ्तगू करवानी हो खान साहब और उनके जितने हवारी हैं, जितने उनके, आप उनसे जितनी ज्यादा गुफ्तगू करवा लें, माशाल्लाह गुफ्तगू के वो चैंपियन है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। सारी थ्योरी है, प्रैक्टिकल उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आज भी ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं, ये बेसिकली ये बयानिया उनका रद्द हो गया हुआ है। DGI, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा इसमें कोई अमेरिकन साजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ और आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजा गया। अच्छा, इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जनाब ये जो साजिश की बात हो रही है ये व्हाइट हाउस में नहीं हुई, ये साजिश बिलावल हाउस में हुई है, यानी कि हमने निकाला है आपको। ये आईनी और कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से अगर किसी को घर भेजें और उसका प्लान PDM को इकट्ठा करने का, ये बिलावल साहब का ब्रेन चाइल्ड था। 20 सितंबर 2020 को उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी इससे 2 साल पहले तमाम लोगों को ये इसके ऊपर शुरू किया कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो और खान साहब से जान छुड़ाई जाए, इनको आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजा जाए। और आप देखें कि उसी एजेंडे के अंदर हमने कौमी असेंबली के अंदर जब इलेक्शन हुआ सेनेट का, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट को भी जीता
खान साहब को शिकस्त दी उन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर। और फिर जब हम मजीद आगे चलने लगे तो पीडीएम के लोगों के अंदर थोड़ा सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मामला आगे नहीं चले। लेकिन जिस टाइम पे हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो दोबारा से तमाम सियासी लीडर आके इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जो बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वही ठीक है, हम इसी को लेके आगे चलते हैं। और आप देखें कि 8 मार्च को हम इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उसी दिन तहरीके अदम एतमाद जमा कराई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। खान साहब को घर भेजा, इन्होंने अपना नाम पैदा किया है कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो तहरीके अदम एतमाद से आईनी और कानूनी तरीके से घर गए हैं। और फिर इन्होंने जो अपनी बाकियात छोड़ी, जिनमें उस वक्त के डिप्टी स्पीकर, आजकल के सदर पाकिस्तान और वो जो फारिग हुए गवर्नर आइन शिकनी करते रहे हैं। और इस चीज की जो इंडोर्समेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी कि ये आइन शिकन है और ये इन्होंने जो इकदाम किया है गलत किया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं जुल्फिकार अली बदर साहब, राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। राना साहब, बल्कि आपकी तरफ मैं आऊँ कि ये बड़ा अहम सवाल है जो बात कर रहे थे जुल्फिकार अली बदर साहब भी, कि अब ये सर अजीब सी गवर्नमेंट नहीं इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन के सदर पाकिस्तान पीटीआई का और स्पीकर पंजाब असम्बली भी अब तक मौजूद हैं, गवर्नर जो पंजाब का वो जनाब अलग कहानी सुना रहे हैं कि जी मैं भी अब तक कहीं नहीं गया, केपीके में हुकूमत भी मौजूद है पीटीआई की, और इस तरह केपी में आप लोग नुमाइंदा भी तब्दील नहीं कर रहे, गवर्नर भी अभी तक उनका मौजूद है। सर, ये किस तरह सारा मामला चल रहा है? जी राणा साहब। हेलो जी राणा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। जी राणा साहब, सवाल मेरा ये था कि इस वक्त जो मामला है कि मैंने सुन लिया जी। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है उनको नहीं मानती और उनको रद्द करती है, जो क्या है कि जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी हुकूमत है। और उसके बाद जो सिंपल सी प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर जिस तरह नए गवर्नर की तैनाती, क्योंकि उनका सदर है तो वो नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनका गवर्नर है तो वो ओथ नहीं ले रहे। तो इस तरह की बचकाना हरकतों से ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक आईनी बहरान पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा जो है नहीं करना चाहिए और वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अली मजीद साहब, ये तो अखलाकी बात की जाए तो सब जाहिर है गवर्नमेंट चली गई है आपकी, तो आपके लोगों को घर आना चाहिए। लेकिन दोनों बातों का जवाब दे दूं, दोनों साहबान का, पीपल्स पार्टी और पीएमएल वालों का। मेरी देखें, इसमें एक सिंपल सी एक बात है, पूरी कौम ने देखा है सिंध हाउस में किस तरीके से तमाशा लगा है, किस तरीके से पैसों को लेन देन हुई है और लोगों के जमीर खरीदे गए। ये ना जमहूरियत है, तो किसी दुनिया के किसी हिस्से में सिविलाइज मुआशरों में इस तरीके की जमहूरियत को जमहूरियत नहीं किया जाता, इसको तो बैन कर दिया जाता है। ऐसी पार्टीज को जिस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हों और खुलेआम वीडियोस चला रहे हों। और जहां तक इनकी बात है, ये 30-30 साल से इस मुल्क में इन्होंने सिर्फ अपनी जदादे बनाने का, अपने महल खड़े करने का और अपने फैक्ट्रियां खड़े करने के अलावा इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? सर, ये बताइए कि स्पीकर 2 साल के बाद वो रोड फिर से बनती है। स्पीकर पंजाब असम्बली भी मौजूद है, गवर्नर साहब फरमा रहे हैं आपके पंजाब में कि वो मैं भी मौजूद हूँ, गवर्नर केपीके भी मौजूद है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी। तो इनका सर कोई जवाब है आईनी कानूनी? क्योंकि देखिए जी, आईनी तौर पे सदर पाकिस्तान को 2/3 क्या कहते हैं तरीके वोट 2/3 मेजोरिटी से ही ये निकाल सकते हैं ना जी। ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। 84 सीट वालों को उठा के ये 11 पार्टियां मिलके हुक्मरानी देती हैं और वो भी इस तरीके के पैसे चला के। आईन और कानून में सर 11 पार्टियां हो या 18 पार्टियां, आईन और कानून तो इजाजत देता है ना इन चीजों की। मुझे इजाजत देते हैं ना। तो इसी तरीके से आईन में ये अपनी मर्जी से क्या कहते हैं, सारा आईन जब हुकूमत आती है अपनी मर्जी से आईन तो नहीं चला सकते। आईन में जो तरीका लिखा हुआ है उसी तरीके से होना है ना जनाब। जब एक चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लिखा हुआ है एक तरीके से, उसको इग्नोर कर देना है कन्वीनियंटली। उसमें ये तो नहीं है कि उसे हाथ से लिख के देना है, कानून में जो चीज लिखी हुई है। इसी तरीके से पंजाब असेंबली में इन्होंने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो क्या कहते हैं सॉरी, जो चौधरी परवेज इलाही साहब अपने आप को वोट ही नहीं डाल सकते, जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, डंडे चला चला के हमारी एक मेंबर को अस्पताल पहुंचाते हैं गुंडागर्दी करा के अपने गुलू बट्टों के साथ। और ये जिन्होंने भर्ती किए हुए थे नॉन मैरिट पे, वो सारी फोर्स इन्होंने तैयार की हुई है, वो इनके गुलामी करते हैं, वो आके पार्लियामेंट में डंडे मारते हैं। पार्लियामेंट की इज्जत का तो इन्होंने खुद तमाशा बनाया है। रात को 12 बजे कोर्ट में सेपरेशन ऑफ पावर्स की धज्जियां उड़वाई हैं इन लोगों ने खड़े होके। इन्होंने पार्लियामेंट की तो अपनी इज्जत ही नहीं है, जजेस के पास गए क्यों हैं ये? पार्लियामेंट के फैसले
जमहूरी तरीके से अवाम करती है, अवाम क्योंकि हाकिम सर जजेस तो खुद आए ना रात में तो सुप्रीम कोर्ट खुद खोली गई है, ये तो जाहिर है, ये तो असेंबली में मौजूद थे, बात कर रहे थे। तो कीजिएगा, मैं जुल्फिकार अली बदर साहब से पूछ लूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज ये फरमाया, जब कराची को तशरीफ लाए, बड़ा पुरवकार उनका इस्तकबाल भी हुआ, बहुत लोग थे, हमारी खारजा पॉलिसी भीख नहीं तिजारत है। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मैं 2008 से मैं देख रहा हूँ कि जरदारी साहब का और हमारी पार्टी का स्टांस ये था कि एड नहीं ट्रेड। तो बिलावल साहब के ऊपर जो खान साहब ने इल्जाम लगाए, उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ट्रेड की बात करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक अपनी ट्रेड है इसको बढ़ाएं, अब मामलात को सीधा करें। मुल्क जो खान साहब के दौर में फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान आइसोलेट होकर अकेला रह गया, उसमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। अब देखें ना कि खान साहब एक ट्रंप के छोटे के तौर पे उन्होंने अमेरिकन ट्रंप को सपोर्ट किया। खान साहब, आप पाकिस्तान के वजीर आजम थे, आप वाई यू हैव बिकम अ पार्टी टू वन पर्सन? आप क्यों पार्टी बने हुए हैं? आप इधर मोदी के सपोर्टर हैं, उधर ट्रंप के सपोर्टर हैं। आप ट्रंप हैं या मोदी? आप हैं कौन? आप क्लैरिटी तो दें। आप देखें ना, पाकिस्तान को अलग करके रख दिया, लंदन में सर का प्रोजेक्ट बंद कर दिया, चाइना नाराज, उधर अमेरिका को इजी कर दिया, इधर हिंदुस्तान के मोदी की ये खुशामद कर रहे हैं कि मोदी आएगा और कश्मीर का मसला हल होगा। तो कश्मीर में खान साहब ने कब्जा करा दिया, सीपैक का प्रोजेक्ट बंद करा दिया, अमेरिका के साथ लड़ाई डाल ली, वहां पे बाइडन के फोन का वेट करते रहे, मिन्नत तरला किया एम्बेसी को, लिखा लेटर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि हम फॉरेन ऑफिस के थ्रू के हम स्टेट डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, व्हाइट हाउस को कह रहे हैं, हमें जवाब नहीं दे रहा, आप खुद अपना कोई ताल्लुक इस्तेमाल करें और उनको कहें कि हमारे साथ राब्ता करें। नहीं हुआ। और आप देखें कि उस तमाम फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं सर अमेरिका। बिलावल साहब 45 मिनट की फोन कॉल आई है और वो जो फॉरेन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने 45 मिनट्स की कॉल की और अब वो जब उधर पहुंचेंगे तो उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे, पहली बायलैटरल मीटिंग होगी और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। मामला मीटिंग तक रहेगा जुल्फिकार अली बदर साहब, या बाइडन से मुलाकात का भी कुछ है सिलसिला? बाइडन से मुलाकात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ तो मुलाकात है और इसमें ताल्लुकात को बेहतर करने का, इस्तवार करने का और आइंदा फ्यूचर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ट्रेड को बेहतर करने का, ट्रेड को एनहेंस करने का, जो बायलैटरल रिलेशन है उनको उसको बेहतर करने का, ये तमाम चीजों के ऊपर बातचीत होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है इसको मजीद बेहतर किया जाएगा, कम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, राना एहसान आपका, अली मेहदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मौलाना की बात।